स्वागत है आप सभी का NFA-NET क्लास में। आज हम कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के लिए एक बार फिर से डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन सब्जेक्ट से PYQ सेशन करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको मर्ज साइकिल के PYQ बताऊंगी जो 2020 और 21 का है। यहाँ पर हम सारे क्वेश्चंस को थ्योरी के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो भी ऑप्शंस है उस पर डिस्क्राइब की जाएगी सारी चीज़ों को, और फिर हम सारे क्वेश्चंस को इसी तरीके से डिस्कस करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला जो क्वेश्चन है वो अब तक जो ईयर्स आ रहे हैं उसमें भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। उसी तरीके से इस वाले ईयर में भी आपको जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है वो प्रोबेबिलिटी से ही है, जहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि कितने सारे तरीके हैं, बोल रहा है जब हम लोग के पास क्या होगा, 5 डिफरेंट जॉब्स होंगे और 4 एम्प्लॉयज़ होंगे, ठीक है। आपके पास क्या क्या दिया गया है, डेटा क्या गिवन है, 5 डिफरेंट जॉब की और 4 डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की बात की गई है, जहां आपको एक कंडीशन दिया गया है कि हर एक एम्प्लॉय को एटलीस्ट एक जॉब हमें देना है। तो उसके कितने सारे तरीक़ों से हम उनको जॉब दे सकते हैं वो हमें फाइंड आउट करनी है टोटल। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि मान लेते हैं कि हम लोग 4 एम्प्लॉय लेते हैं, जो कि मैंने ABCD लिया है। अब हम पहला तरीका देखते हैं। पहले तरीके से हम इन चारों को किस तरीके से 5 जॉब को डिवाइड करते हैं। तो जब हम देखेंगे तो अब क्या बोला, उसने कंडीशन दिया कि हर एक को एटलीस्ट एक जॉब तो हमें देना है। तो मैंने इसको एक दे दिया, इसको एक दे दिया, इसको एक दे दिया और इसको एक दे दिया। क्लियर। अब क्या होगा कि ये तो 4 हुए ना जॉब, हमारे पास टोटल कितने हैं, 5। तो किसी एक के हिस्से में क्या आएगा, एक और जॉब एक्स्ट्रा आएगा, मतलब उसके पास 2 जॉब होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको दे देते हैं 2। क्लियर है। पहले तरीके में हमने क्या किया, जब फर्स्ट हम लोग तरीका लिए तो हमने A को 2 बार दे दिया और बाकी सभी को एक जॉब दे दिया। इससे क्या हुआ, हमारा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है कि एटलीस्ट एक जॉब तो सबके पास होना चाहिए, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। वैसे ही जब हम सेकेंड टाइम इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर 1 दे देते हैं क्योंकि इसे ऑलरेडी 2 मिल चुका है। नेक्स्ट फिर हम क्या करते हैं, इसको 2 दे देते हैं। उसके बाद फिर C को 1 मिलेगा और D को 1 मिलेगा। वैसे ही जब हम थर्ड तरीके से इनको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसे 1 दे दो, अब इसको 1 दे दो। अब इसके पास 2 नहीं आया था तो हमने इसको 2 दे दिया और इसको 1 दे दिया, टोटल 5। उसके बाद फिर फोर्थ तरीके पे हमने क्या किया, इसको 1 दिया, इसको 1 दिया, इसको भी 1 दे दिया और इसको 2 दे दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि कंडीशन सेटिस्फाई हुए, हर एक एम्प्लॉय के पास एटलीस्ट एक जॉब होनी चाहिए। और दूसरा क्या हुआ कि जो एक एक्स्ट्रा जॉब हो रहा था, ठीक है, मतलब किसी के हिस्से में 2 जॉब आ रहे थे, तो हमने क्या किया, चारों एम्प्लॉयज़ के हिस्से में 2-2 जॉब एक एक टाइम पे रख दिया। अब इसका हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी निकालना है तो जैसे मैं बोलूँ कि इस टाइम पे प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, तो यहाँ पर जब हम थे जॉब A पे, एम्प्लॉय A को जब हम जॉब दे रहे थे तब हमारे पास टोटल जॉब कितने थे, 5, ठीक है, C। उसके बाद हमने दिया कितना उसको, सेलेक्टेड जॉब 2, तो हमने क्या लिख दिया, 5C2। जैसा हमारा जो NCR का फॉर्मेट रहता है ना, जस्ट उसी फॉर्म में हमें लिखना है, सबका निकालना है एक एक करके, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट के लिए करो। अब यहाँ पास आते हुए हमारे पास जॉब कितने बचे, 5 में हमने 2 दे दिया, मतलब कि 3 बचा। 3 में से 1 चला गया B को। उसके बाद कितना बचा, 2 जॉब बचा, 2 में से 1 चला गया और फिर लास्ट जो D का बात किए थे वो 1C1। क्लियर है। तो इस तरीके से आएगा। वैसे ही हम इसका भी निकालेंगे, क्लियर। उसके बाद वैसे ही हम इसका भी निकालेंगे। तो ये जो था वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमने जॉब को डिवाइड किया है और कैसे हमें NCR के फॉर्मेट में लिखना है। अब मैं इसी को ही आपको सोल्यूशन के थ्रू दिखाती हूँ, जो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। जो हमने बताया था फर्स्ट रो के लिए, फर्स्ट तरीके के लिए हमने NCR में इसको कन्वर्ट कर दिया है। वैसे ही हमने सेकेंड इसके लिए भी निकाल लिया था, सेकेंड तरीके के लिए, फिर थर्ड के लिए निकाला है और फिर फोर्थ के लिए निकाला है। याद रखिएगा, जो पहला नंबर है वो टोटल से रिलेटेड है, जितने हमारे पास टोटल जॉब होंगे उतने, और जो हम सेलेक्टेड जॉब दे रहे हैं उसको C के बाद लिखना है। क्लियर है। अब देखिए ये हो गया। अब इसका
इसकी वैल्यू क्या आएगी जब आप एनसीआर के फॉर्मेट से सॉल्व करोगे? फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर। इस फॉर्मेट में आपको रखना है एक एक चीज़ को, तब आपका फिर क्या निकलेगा? ये निकलेगा। वैसे ही जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा, और उसके बाद फिर आपको मल्टीप्लाई करके क्या निकलेगा? 60 वेज। ये क्या हुआ? ये फर्स्ट के लिए था, ठीक है, जब हमने पहले बार में जॉब्स को डिवाइड किया। वैसे ही हम बाकी सब का भी निकालेंगे। एट लास्ट आप क्या करोगे? इन सभी को एडिशन कर देंगे। टोटल एडिशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी 240, वही क्या होगा कि इतने तरीके से आप 5 डिफरेंट जॉब को 4 लोगों में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन था किससे? प्रोबेबिलिटी से था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी टॉपिक, ठीक है। सेकेंड जो बात कर रहा है वो फिर से आपको प्रपोजिशनल लॉजिक के कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं, उसको आपको सॉल्व करना है। इससे पहले के भी प्रीवियस ईयर में हमने देखा था कुछ क्वेश्चन इस तरीके से थे। हमने क्या किया था? मैंने बताया था उस टाइम भी कि 2 तरीके हैं सॉल्व करने के लिए। एक है आपके पास ट्रूथ टेबल, जहां आप दोनों साइड का, इसका भी और इसका भी अलग अलग ट्रूथ टेबल निकालेंगे, और जब दोनों की वैल्यू सेम आएगी मतलब वो लॉजिकल इक्विवेलेंट है, जो कि यहाँ पर पूछा है। दूसरा तरीका कि आपको बस कुछ याद रखने हैं फॉर्मूला, ठीक है, और उसको यहाँ पर पुट करते जाना है। लास्ट एक्सप्रेशन जब दोनों का सेम रहेगा तो वो लॉजिकल इक्विवेलेंट होगा। अब यहाँ आपको 3 स्टेटमेंट दिए, तीनों स्टेटमेंट को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है जिसके बेस पे आप इजीली उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो वहाँ पर देखिए आप लोग कि P टेंस टू Q है, तो जहाँ जहाँ आपको P टेंस टू Q फॉर्मेट दिखता है, कंडीशनल Q, उसके जगह पे आप क्या लिखेंगे? नेगेशन P और Q, और इसी को आप नेगेशन P प्लस Q भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है और को हम प्लस से डिनोट करते हैं, एंड को हम डॉट से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके। ये क्या हुआ आपका? P टेंस टू Q के फॉर्मेट में है, तो क्या हो जाएगा? Q नेगेशन प्लस R, और यहाँ पर आपका ये एज इट इज़ हमने लिख दिया। इसे आगे सॉल्व करोगे तो ये फिर से P टेंस टू Q के फॉर्मेट में है। उसके बाद फिर से इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा, जब इस पर हम नेगेशन लगाएंगे तो ये P हो जाएगा। क्लियर है? ये प्लस होगा, और फिर ये Q डैश प्लस R, ये आया। इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये क्या हुआ? P टेंस टू Q के फॉर्मेट में है, तो अब ये क्या हो जाएगा? Q का नेगेशन प्लस, अब यहाँ पर क्या है? ये और है, मतलब कि प्लस है ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा? P प्लस R। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर P प्लस Q डैश प्लस R या फिर Q डैश प्लस P प्लस R। कॉम्यूटेटिव लॉ हम लोग को पता है, रूल हम लोग को पता है कि A प्लस B करो या B प्लस A करो, दोनों का इक्वल मीनिंग होता है। इसका मतलब ये दोनों क्या हुए? इक्वल हुए, लॉजिकली इक्वल हुए। क्लियर है? नेक्स्ट सेकेंड को देखते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में आपने देखा होगा जब हमने क्वेश्चन आपको बताया था कि A के साथ आपके पास सिंगल A ऑप्शन भी था, उसके बाद आपको B भी दिया है उसमें और C भी दिया है A के साथ, तो हमें दोनों को चेक करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? P का नेगेशन प्लस Q। क्लियर है? उसके बाद ये R है, और इसको भी पहले चेंज कर लो, ये क्या हो जाएगा? Q का नेगेशन प्लस R हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा Q डैश R प्लस R होगा, 2 बार है तो उसको हमें 1 बार लिखना है। उसके बाद P डैश प्लस Q। अब ये भी क्या हुआ? P टेंस टू Q के फॉर्मेट में है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? इसका पूरा नेगेशन प्लस Q डैश R प्लस R। इसको आगे सॉल्व करोगे तो डिमॉर्गन्स लॉ यूज़ होगा। ये P का नेगेशन डबल है, कट हो जाएगा, P Q प्लस Q डैश R और R। हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या आया? ये। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसे चेंज कर लो, Q डैश प्लस R हो जाएगा, और ये इसके फॉर्मेट में है। नेक्स्ट फिर P डैश प्लस Q डैश प्लस R।
क्लियर है। अब आप देख सकते हैं कि जो दोनों का एक्सप्रेशन आया लास्ट में वो कैसा है, नॉट इक्वल है, इसलिए ये लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड। तो इसका मतलब ए बी ऑप्शन वाला जो था वो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब सी को भी हमें चेक करना है, तो ये क्या हो जाएगा, पी डैश प्लस क्यू और आर डैश प्लस एस। फिर दोनों का फॉर्मेट है, तो ये हो जाएगा पी क्यू डैश प्लस, ओके सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, ये p डैश प्लस वो हो गया, ये p टेंस टू q के फॉर्मेट में आ गया, ठीक। तो ये हो जाएगा पी क्यू का डैश प्लस आर एस प्लस एस। क्लियर है। तो इसका फाइनल ये आया। उसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये p डैश प्लस आर, क्लियर, उसके बाद q डैश प्लस s होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये फिर से p टेंस टू q के फॉर्मेट में है, तो यहाँ नेगेशन लग जाएगा, तो ये p r का डैश हो जाएगा प्लस q डैश और प्लस s। तो फाइनल सोल्यूशन जो बना हमारा वो यहाँ पर ये था। देख लीजिए दोनों क्या है, नॉट इक्विवेलेंट। तो बस हमें ऐसे ही सॉल्व करना है, आप लॉ के थ्रू करेंगे, मतलब आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। और जैसे हमने डिमॉर्गन्स लॉ यूज़ किया, आइडेम्पोर्टेंट लॉ यूज़ किया, कम्यूटेटिव लॉ यूज़ किया, वो सिंपल जो बेसिक लॉ होते हैं वो हमें याद होने चाहिए। तो हमारे सोल्यूशन से क्या निकला, सिर्फ ए ऑप्शन ही लॉजिकली इक्विवेलेंट है, बी और सी नहीं है। तो एक बार हम क्या करते हैं, ऑप्शंस पे देख लेते हैं। मैंने बताया था आपको कि ए ओनली का भी ऑप्शन है, ए बी के साथ भी है और ए सी के साथ भी है। तो बी सी वाले तो हट जाएंगे, क्या आएगा आंसर, ऑप्शन फर्स्ट ए ओनली। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जहाँ पर आपको ग्राफ से रिलेटेड पूछा। अब ग्राफ से रिलेटेड आपको पूछा है कौन से ग्राफ, प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ का डेफिनेशन याद होना चाहिए सबसे पहले तो हमें कि कोई भी दो एज क्या नहीं होने चाहिए, इंटरसेक्ट या क्रॉस एक दूसरे से नहीं होने चाहिए, उसे ही हम क्या कहेंगे, प्लेनर ग्राफ। अब क्वेश्चन आपको दिया है कि एक ग्राफ दिया है, क्या आप इस ग्राफ को प्लेनर ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो पूछा है हमें। तो देखिए फर्स्ट ग्राफ अभी प्लेनर ग्राफ नहीं है, क्योंकि वहाँ एजेस क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उसे हमें क्या बनाना है, प्लेनर ग्राफ में बनाना है। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, इस तरीके से है, ठीक है। अब एक नोड यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, दूसरा ये वाला जो लाइन है वो अभी इंटरसेक्ट हो रहा है, उसे हम क्या कर लेते हैं, हम कुछ उसको इस तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं। अब ये जो ग्राफ बना वो क्या बना, प्लेनर ग्राफ बना। तो हम ए वाला ऑप्शन को प्लेनर ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या बी और सी को कर सकते हैं, तो बी को हम नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होगा जब हम इसे प्लेनर में कन्वर्ट करेंगे, कोई भी एज इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, बट एट अ सम पॉइंट ये क्या करेगा, इसके कोई जो एजेस हैं वो इंटरसेक्ट होने लगेंगे। और वैसे ही जो सी ऑप्शन है उसमें भी कुछ एजेस जो हैं वो इंटरसेक्ट होने लगेंगे। तो इसलिए ये दोनों प्लेनर ग्राफ नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, ए ओनली। क्लियर है। बस आपको क्या याद रखना है, डेफिनेशन याद रखना है। तो कुछ ग्राफ्स सिंपल है जिसके आपको डेफिनेशन याद रखना है और उसी से ही आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको मैच द फॉलोइंग से ही है, लॉस के ऊपर है, ठीक है, लॉ, जिसमें से अब भी हमने कुछ सॉल्व किए हैं, मैंने बोला भी है। तो यहाँ पर देखिए पहला आपको क्या दिया है, x प्लस एक्स दिया है, क्या दिया है, x प्लस एक्स, और इक्वल्स टू में क्या लाया है, अगर x प्लस एक्स है तो आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू x हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ हो जाएगा, आइडेम्पोर्टेंट लॉ। क्या लॉ होगा, आइडेम्पोर्टेंट लॉ, कि अगर ऐसे एक्सप्रेशन में या बूलियन अलजेब्रा का एक्सप्रेशन देगा जहाँ पर आपको दो बार सेम चीज़ें दिख रही है, तो आप उसका स्क्वायर या 2 करके नहीं लिखेंगे, आप उसको सीधा एक बार लिखेंगे। उसी को बताया है कि दो चीज़ सेम है तो उसको एक बार लिखना है, ठीक है। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, आइडेम्पोर्टेंट लॉ। सेकेंड जो बात है x प्लस 0, तो क्या आ जाएगी वैल्यू x, मतलब कि आइडेंटिटी लॉ, x जो अपना आइडेंटिटी है वो अभी भी क्या कर रहा है, बचा के रख रहा है अपना आइडेंटिटी, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट x प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1, जो कि क्या कर रहा है, अभी ये जो x की आइडेंटिटी है वो क्या हो गई, छुप गई, नहीं दिख रही है हम लोग को, क्या आ गया, वैल्यू 1 आ गया, मतलब ये जो 1 है वो इस x को क्या कर दिया, डोमिनेट कर दिया। तो इसको याद करने का एक तरीका था जिसे हम क्या बोलते हैं, डोमिनेशन लॉ, डोमिनेंट लॉ,
क्लियर है। और लास्ट जो है वो x प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन लॉ। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। बहुत इजी है और बेसिक लॉ है ये। इसके साथ आपके पास डिमॉर्गन लॉ आपको याद होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट लॉ याद होने चाहिए। ये 3 लॉ आप इसके साथ और याद कर लीजिए, आपके जितने भी अभी एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस थे वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार फिर से ग्राफ से क्वेश्चन है। ग्राफ आपको एलोकेट कर दिया गया है। क्या बोला गया है कि विच आर द डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल ग्राफ। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग को DFS की बात की है। DFS हम लोग को पता है क्या होता है, जब हम डेप्थ पे जाके सर्च करते हैं, मतलब हर एक नोड कैसे जाएंगे, लेकिन डेप्थ साइड में जाएंगे। क्लियर है। अब आपको ऑप्शन में दे दिया है क्या कि सीक्वेंस आपको दे दिया है कि कौन से वर्टेक्स से किस वर्टेक्स में जाना है हम लोग को। तो हम वहाँ से चेक करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट हमारे लिए सही है। सबसे पहले क्या बोला है, ABEGHF। स्टार्ट करिए, A से स्टार्ट करेंगे, फिर B पे जाएंगे, उसके बाद क्या बोला है E, फिर क्या बोला है G, फिर H और उसके बाद F। तो ये क्लियर है। सारे नोट्स पे हमने विजिट किया और कहीं पर भी इधर उधर नहीं हुआ। तो फर्स्ट जो था वो सीक्वेंस सही है। सेकंड को चेक करिए, ABF, A से हमने गया B, उसके बाद फिर जा रहे हैं हम F और F के बाद फिर हम कहाँ जा रहे हैं E। तो F से आप बताइए कि क्या E पे डायरेक्ट एज है, डायरेक्टेड लिंक है क्या, वो डायरेक्ट लिंक है क्या, नहीं है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड वाला नहीं आना चाहिए। थर्ड को देखिए, ABFHGE, ABF, फिर हम H पे आए, फिर G और उसके बाद फिर E पे पहुंच गए। क्लियर है। उसके बाद तो ये भी सही हो गया। फोर्थ वाला को देखिए, AFG, A से F, फिर G, फिर G के बाद H, H के बाद B और उसके बाद फिर E। तो ये भी क्लियर है। ठीक है। तो ऐसे हमें सीक्वेंस को देखना है। डायरेक्टेड जो लिंक होंगे, डायरेक्ट कनेक्टेड लिंक होंगे, उस पर ही हमें वर्क करना है, जो कि सेकंड में हमें नहीं मिला था। इसलिए सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आंसर आने वाला है। दिस वॉज फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फिर से ग्राफ थ्योरी से क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, जैसे कि आपको दिख रहा है। देखते हैं कि कौन सा सही कौन सा गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है, इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ, कोई भी डायरेक्शन नहीं है वहाँ, नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस इज इवन। जितने भी उस ग्राफ में, कोई भी ग्राफ में ऑड डिग्री वाले वर्टाइसेस होंगे वो कितने होंगे, वो इवन होंगे। ठीक है। अगर हम लोग कोई एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे मानिए कि ये है इस तरीके से, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है और ये एक नोड है, और मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। जब मैं A का डिग्री निकालने बोलूँगी तो 3 होगा जो कि ऑड है, B का बोलूँगी तो 2 है, C का बोलूँगी तो 3 है और D का बोलूँगी तो 2। ये डिग्री है। क्लियर। अब मुझे बताइए कि ऑड डिग्री वाले वर्टाइसेस इवन में है। एक और डिग्री वाला वर्टाइसेस ये है A नाम का और एक क्या है C। तो कितने हुए, इवन हुए। जो 2 वर्टाइसेस है वो इवन नंबर्स हुए। ठीक है। वैसे ही बोल रहा है कि आप किसी भी ग्राफ को बनाइए और उसमें जो ऑड डिग्री वाले वर्टाइसेस होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इवन होंगे। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है। सेकेंड, इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस इज इवन। एक अनडायरेक्टेड ग्राफ में जब सम करेंगे सभी वर्टाइसेस के डिग्री को तो वो हमेशा इवन निकलेगा। चेक कर लेते हैं हम लोग इसी पे ही। अब हमने डिग्री लिखा है 3 + 2 + 2 + 3 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ, इवन नंबर्स आए। तो उसी को ही बोल रहा था कि जब हम डिग्री का सम करेंगे सारे वर्टाइसेस का तो वो हमेशा इवन आएगा। हमने चेक किया। क्लियर है। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या होगा, ट्रू होगा। मतलब बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है वो LPP से रिलेटेड है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जहाँ पर आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन पूछा है इस प्रॉब्लम का। ठीक है, ऑप्टिमल सोल्यूशन मतलब कि आपको पूछ रहा है कि Z का वैल्यू क्या आने वाला है, उस पर पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था प्रीवियस ईयर में, आप जाके देख सकते हैं। वहाँ आपको उसको पहले आप सॉल्व करिए, क्योंकि वहाँ आपके पास दो इक्वेशन होंगे, जैसे ये एक इक्वेशन होगा, दूसरा ये इक्वेशन होगा, उसके बाद फिर आपको ये दिया होगा और उसके बाद Z का इक्वेशन। यहाँ बस आपको 3 इक्वेशन दिए, तो जब आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आपको ईजिली LPP के सम्स बनने लगेंगे। क्लियर है? देखिए सबसे पहले आपको ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये 3। यहाँ 3 इक्वेशन दिया है, हमको क्या करना है, ये सबसे पहले आपको क्या दिया है, इनइक्वालिटीज़ में दी है ना वैल्यू। सबसे पहला स्टेप आपको इसको इक्वालिटीज़ में चेंज करना है, मतलब कि 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5, इस तरीके से। और फिर आपको क्या करना है, एक बार x की वैल्यू निकालनी है, एक बार y की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? तो जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y पे हमें 0 रखना है, इसका मतलब x की वैल्यू 5/2 आ जाएगी। क्लियर है? और जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पे 0 रखना है, x वैल्यू पे 0 रखना है, और ये क्या हो जाएगा, -5/3 आ जाएगा। क्लियर है? -5/3 आगे पीछे हम कर सकते हैं इस तरीके से, -5/3 और कॉमा 5/2। सॉरी, सबसे पहले क्या आएगा, 0 और 5/2, उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा, -5/3 और 0। क्लियर है? इस तरीके से आपके पास 2 पॉइंट्स आएंगे। वैसे ही आपको सेकेंड इक्वेशन में करना है, एक बार x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, फिर आपके पास इसी तरीके से 2 पॉइंट्स और आ जाएंगे। उसके बाद फिर आप थर्ड इक्वेशन से वैसे निकालेंगे और 2 पॉइंट और आएंगे। ठीक है? क्लियर है? अब इसी चीज़ को मैंने आपके लिए सोल्यूशन में ऐड करके रखा है, जैसे कि ये है, हमने फर्स्ट इक्वेशन से जो पॉइंट्स बनाए हैं, A पॉइंट और B पॉइंट, तो मैंने यहाँ आपको बता दिया है इस तरीके से कि -5/3 को आप -1.66 से बताएंगे। ठीक है? वैसे ही आप 5/2 को 2.5 से। तो हमने सेकेंड इक्वेशन से C और D पॉइंट्स निकाल लिए हैं, फिर थर्ड से E और F निकाल लिए हैं। क्लियर है? अब इतना निकालने के बाद आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपको ग्राफ में एलोकेट करना है। आपने स्कूल टाइम से स्टार्ट किया होगा ग्राफ में एलोकेट करना, वो हम देखते हैं। सिंपल है, ये जो ओरिजिन है वो 0 होगा। क्लियर है? ये वाला जो एक्सिस होगा वो x होगा और ये वाला y होगा। हमारे पास 2 एट्रीब्यूट थे। अब इस पर हमें करना है काम, तो ये हो जाएगा 2, इसको 4 कर लीजिए, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। क्लियर है? वैसे हम यहाँ पर भी ले लेते हैं, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16 और 18, इस तरीके से। ठीक है? अब हमें सारे पॉइंट्स को क्या करना है, एलोकेट करना है। पहला पॉइंट जो कि A है, क्या बोल रहा है, 0, मतलब कि x पे 0, y पे -1.66, तो x पे 0 है, उसके बाद -1.66 माइनस में गया है y एक्सिस के माइनस में, तो ये जो पॉजिटिव है तो नीचे वाला क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है? अब -1.66 बोला है, ये हो गया 1 और 1.66 मतलब यहाँ पर आएगा और ये। ठीक है? क्लियर है? तो ये जो ऑप्शन आया आपके पास वो A पॉइंट है, और A पॉइंट का क्या बोला था, 0, -1.66। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, 2.5 और 0। एक्स एक्सिस में आपको 2.5 ढूंढना है, तो ये कुछ यहाँ पर आएगा 2.5 और 0। तो अब ये जो दोनों पॉइंट है वो क्या हो जाएंगे, लाइन क्रिएट करेंगे। तो जब हम लाइन क्रिएट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है? क्लियर? अब A और B का हो गया, C और D को फाइंड करिए। C और D में क्या है, 0
और 3.66, ये 0 है और उसके बाद फिर हमें कहाँ जाना है 3.66, मतलब यहाँ पर और ये 0। डी पॉइंट के लिए 11 और 0, 11 एक्स एक्सिस में और 0, ठीक है। तो 11 आपका यहाँ पर आएगा, ये क्या हो जाएगा 11 और 0 क्रिएट, ठीक है। और ये क्या होगा 0 और 3.66। तो इसको जब हमें क्या करना है, अब लाइन ड्रॉ करना है। ये एक हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हुआ, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन, और ये था इक्वेशन 1। अब थर्ड इक्वेशन से ई और एफ को पॉइंट कर लेते हैं। ई की वैल्यू क्या है 0 और 15, 0 और 15 की बात की गई है, तो ये 0 और यहाँ पर हमें 15 लेना है, मतलब ये, तो ये 0 और 15 क्लियर है। उसके बाद फिर 3.75 और 0, एक्स एक्सिस में हमें 3.75 लेना है, मतलब कुछ यहाँ पर आएगा 3.75, ठीक है, और 0 तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3.75 और 0 ये, और इसको क्या करिए लाइन क्रिएट करिए। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इसका फिजिबल रीजन ढूंढना है। फिजिबल रीजन ढूंढने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब लेस देन इक्वल टू रहता है तो हमें क्या करना रहता है, अब अंडर द लाइन लेना रहता है, बिलो द लाइन। जो दोनों लाइन जब इंटरसेक्ट होंगे उनके अंदर के रीजन को लेना है, वो फिजिबल रीजन होगा। और अगर हमारे पास उस इक्वेशन में ग्रेटर देन इक्वल टू देगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, अबव द लाइन लेना। अभी हमारे पास इक्वेशन में लेस देन था तो हमें क्या करना है, अंडर द लाइन लेना है, मतलब जो हमारा फिजिबल रीजन बनेगा वो ये शेडेड पोर्शन होगा। क्लियर है। अब यहाँ पॉइंट्स देखो, एक ये पॉइंट हम लेंगे जो कि कौन सा है 0, 3.66 क्लियर, सी पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इसको हम लोग एम पॉइंट ले लेते हैं, जो हमें निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू। उसके बाद एक पॉइंट ये होगा जो 3.75 और ये है, एफ पॉइंट को लेंगे। उसके बाद एक ये पॉइंट होगा जो कौन सा पॉइंट है 0 और 1.66, मतलब कि ए पॉइंट को लेंगे। उसके बाद ये तो 0, 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके एक ये वाला रहेगा 0 और -1.66, ठीक है। तो हमने कुछ पॉइंट्स लिए, अब हमें क्या करना है, एम की वैल्यू निकालना है। अब देखो ये जो इक्वेशन था वो इक्वेशन 3 है और ये वाला जो इक्वेशन है वो इक्वेशन 2 है। इन दोनों, ये दोनों लाइन ही क्या हुए, इंटरसेक्ट हुए, तो एक पॉइंट मिला है। तो हम एम की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन से ही एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एम के पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। एम के लिए सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एलिमिनेशन मेथड जैसे कि हम अप्लाई करते हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, कोई भी एक वैल्यू को सेम ले आते हैं। सेम लाने के लिए हम ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 3y हो जाएगा, प्लस माइनस से ये कट जाएगा, 12 माइनस करने से 11x आएगा, ठीक है। 12 माइनस x करने से 11x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा। ये 45 होगा मल्टीप्लाई हो गया और ये 34। तो x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी 34/11, यानी कि 3.09। ये x का कोऑर्डिनेट आया, मतलब यहाँ पर 3.09। वैसी y की वैल्यू निकालो। तो जब y की वैल्यू निकालोगे तो हम क्या करते हैं, इसको हम 4 पे कन्वर्ट करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लो 4 पे। 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 3 4 = 12 और माइनस y यानी कि 11y, और यहाँ पर जब हम करेंगे तो ये 44, मतलब कि क्या आ जाएगा 29। क्लियर है। तो y की वैल्यू क्या होगी 29/11 हो जाएगी, जो कि क्या वैल्यू दे रहा है 2.63। तो m का जो y की वैल्यू निकली वो 2.63 आया। अब आपके पास कितने इक्वेशन बने, कितने पॉइंट्स बने, जो हमारा इंटरसेक्ट हो रहा है वही हम पॉइंट को लेंगे। एक m पॉइंट है, m का कोऑर्डिनेट आप लोगे। दूसरा कौन सा पॉइंट हुआ, f पॉइंट हुआ जो इंटरसेक्ट कर रहा है, e और c पॉइंट हुआ जो इंटरसेक्ट कर रहा है, और a पॉइंट हुआ।
ठीक है। अब इन चारों पॉइंट को आपको क्या करना है, जो z का इक्वेशन था उस पर वैल्यू को पुट करना है, x की वैल्यू, y की वैल्यू, और जिसकी मैक्स वैल्यू आएगी वही क्या होगी, ऑप्टिमल सोल्यूशन होगी। तो हम नेक्स्ट उसमें स्लाइड में चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि कैसे करना है। तो ये मैंने यहाँ पर पॉइंट्स कुछ लिख दिए हैं, क्लियर है, A, B, C, M और F का पॉइंट, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या किए, z का इक्वेशन मैंने डाल दिया है। अब z के इक्वेशन में आपको x की वैल्यू, y की वैल्यू डालना है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8.3 आएगा। b वाले को करोगे तो 15, उसके बाद फिर z, फिर m की वैल्यू पे जब करोगे तो 31.69, और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करने से ये 22.5 है, क्लियर है, 22.5 आएगा z की वैल्यू। तो मैक्स किसका निकला है, m पॉइंट का, जो कि क्या वैल्यू दे रहा है, 31.69। तो उसे हम क्या कहते हैं, वही क्या होगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन में हमें बोला था 31.69 अप्रॉक्स करके जाएगा, मतलब कि ऑप्शन हमारा 3 ऑप्शन होगा, क्लियर है। तो इस तरीके से LPP के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो फिर से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इस बार थोड़ा अलग पूछा है। इसमें क्या पूछा गया है कि टेबल्स दिए हैं आपको, ठीक है, वहाँ पर कुछ डेटा दिया है और आपको फिर प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड है। एक बार आपको 2018 जून में देखने को मिला था, सेम टेबल था, सेम क्वेश्चंस था और इसी टेबल से आपको 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और एक बार इस मर्ज साइकिल में पूछा है 20 और 21 के, क्लियर है। यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। ये जो टेबल में आपको बता देती हूँ क्या क्या दिया है, कैविटी दिया है, नेगेशन ऑफ कैविटी दिया है। वैसे टूथेक के कॉलम में ये दोनों कॉलम ऐड है, कैच भी है और नेगेशन कैच भी है, क्लियर है। ये टूथेक दोनों कॉलम के लिए है। फिर आपके पास नेगेशन टूथेक दिया है जो इन दोनों पे है, मतलब कि कैच भी है और नेगेशन कैच भी है। वैल्यूज़ लेना और हमें फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन, द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी P इज, P ऑफ कैविटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी क्या होगा, कैविटी कहाँ दिख रहा है हम लोग को, ये, तो इसमें वैल्यूज़ कौन कौन सी आ जाएगी, ये पूरी रो, इस पूरे रो का जो डेटा होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी निकल के आएगा। आपको क्या करना है, बस ऐड करना है इनको और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी। तो इसको मैंने आपको और अच्छे तरीके से सोल्यूशन में बताया है कि ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी। इसको आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.2 आएगा, क्लियर है। ये फर्स्ट ऑप्शन जो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या पूछा है आपको, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी गिवन एविडेंस ऑफ अ टूथेक, जिसमें आपको पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी कैविटी और टूथेक का, क्लियर है। तो यहाँ एक फॉर्मूला आपको याद होगा प्रोबेबिलिटी का कि A और B है, तो यहाँ बस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैविटी इंटरसेक्शन टूथेक और नीचे में प्रोबेबिलिटी ऑफ टूथेक की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग को कैविटी इंटरसेक्शन टूथेक की बात करना है, कॉमन की बात करना है कैविटी और टूथेक में। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये कैविटी है, ये टूथेक है, ये दोनों कॉलम, तो कौन सी वैल्यू आएगी, ये दोनों, ठीक है। इसको आप ऐड करोगे ऊपर के लिए, नीचे के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B की बात किया, मतलब टूथेक की बात किया है। टूथेक तो ये पूरा 4 है ना, तो चारों आ जाएंगे, चारों की वैल्यू को क्या करना है, प्लस करना है। इसे हम देखते हैं सोल्यूशन में, इस तरीके से बनेगा। इंटरसेक्शन की जब हम बात करेंगे तो ये आएगा, और सिर्फ टूथेक की जब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी तो ये चारों वैल्यू आएगी। दोनों को ऐड करने के बाद 0.12 और अपॉन 0.2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.6, क्लियर है, जो कि ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन है, ठीक। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे, बस हमें वैल्यूज़ को सही ढंग से लेना था और उस पर कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपको सिंपल पूछा है, मतलब कि इससे पहले वाले में क्या बोला था, कैविटी और टूथेक की बात की थी, अभी क्या किया है, टूथेक और कैविटी की बात किया है, जस्ट अपोजिट। तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर देखिए, ओके दिस वन।
तो अब क्या करना है, ऊपर में टूथेक इंटरसेक्शन कैविटी अपॉन कैविटी की बात किया है, क्लियर है। तो टूथेक इंटरसेक्शन कैविटी के साथ करना है तो सेम वैल्यू आएगी, इससे पहले भी हमने लिया था, ठीक है। पर जब प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी अपॉन की बात आएगी तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था कि ये जो कैविटी की वैल्यू होगी वो इसकी आंसर होगी। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो 0.2 आएगा, इसको ऐड करने से 0.12 आएगा, और पूरा डिवाइड करने के बाद इसमें भी वैल्यू क्या आने वाली है, 0.6 आने वाली है, क्लियर है, जो कि ऑप्शन आपका सेकेंड है। बस सेम था, इंटरचेंज कर दिया था, पहले कैविटी और टूथेक था, अभी टूथेक और कैविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पर आपको पूछा है कैविटी यूनियन टूथेक की बात किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी यूनियन टूथेक। तो अगर हम लोग इसको ए बी के फॉर्म में लिखें तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की बात किया है, इसका आपको फॉर्मूला याद होगा कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी और माइनस में प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। बस इस फॉर्मूला को वहाँ पुट करना है और बस उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। हम सल्यूशन में देखते हैं कि कैसे होगा। ये पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब कि कैविटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी ये पूरी वैल्यू, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टूथेक की पूरी वैल्यू जिसको हम ऐड करेंगे दोनों को, और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी इंटरसेक्शन टूथेक। ये जब तीनों की वैल्यू, जब दो वैल्यू ऐड करने के बाद माइनस करेंगे इससे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0.28। यहाँ पर क्या होना था, माइनस होना था, क्लियर है। यहाँ जो होगा वो माइनस होगा, मिस्टेक से यहाँ प्लस लिखा गया है, ठीक। ये क्या होगा माइनस, तो 0.28 आएगा आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जहाँ पर आपको बोल रहा है कि पूछ रहा है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी और टूथेक यूनियन कैच एक साथ है, ठीक है। यहाँ पर कैविटी है और इसी का आपको प्रोबेबिलिटी पूछा है। कैविटी के साथ कैविटी और टूथेक यूनियन कैच की बात किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, आपका फॉर्मूला उस तरीके से बनेगा कि पहले आप प्रोबेबिलिटी ऑफ, और में हम क्या करते थे जब डिवाइड रहता था तो इंटरसेक्ट लेते थे, तो कैविटी का इंटरसेक्शन करेंगे टूथेक यूनियन कैच के साथ और नीचे में फिर टूथेक यूनियन कैच की वैल्यू, क्लियर है। तो जब हम ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यूनियन की बात की है, टूथेक और कैच का यूनियन, दोनों का यूनियन लेना है हमें। तो और किसके साथ लेना है वो भी ध्यान दो, कैविटी, कैविटी के साथ लेना है। तो कैविटी वाले रो से आप टूथेक और कैच, नेगेशन कैच की बात नहीं की है उसने क्या की बात की है, कैच की बात की है, इसलिए इस वाले रो कॉलम से हमारे पास यही वैल्यू आएगी, क्लियर है। इनको ऐड करना है, फिर आपके पास टूथेक यूनियन कैच, तो क्या आ जाएगी, पूरी वैल्यू आ जाएगी, सभी वैल्यू जो दोनों में आने चाहिए उन सभी को लिए हमने। कॉमन में हम क्या करते हैं, जब सेम रहता है तो उसको एक बार लेते हैं, यहाँ तो सभी अलग अलग है इसलिए सबको लिया गया है। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो टोटल कितना आएगा, 0.4615 आएगा, क्लियर है। तो ये जो क्वेश्चंस था, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट यही लास्ट क्वेश्चन था मर्ज साइकिल का, जो कि 2020 और 21 का था। इसमें आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो जिस टॉपिक पे दिया गया है वो प्रोबेबिलिटी था, ठीक है। हमने स्टार्टिंग भी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन से किए थे, लास्ट भी हम प्रोबेबिलिटी से ही कर रहे हैं, और बीच में कुछ ग्राफ क्वेश्चंस भी थे, ग्राफ थ्योरी के क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको इन सभी चीज़ों को, जो टॉपिक हमने, आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि हमने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन सब्जेक्ट से ईयर वाइज क्या किया गया है, सेशन रखा गया है, वीडियो बनाया गया है, आप उसके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं लाइन वाइज, और वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक पे आपको फोकस किया गया है, किस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करते रहिए। आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।